आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका जिसका थीम है आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास। हमारे बीच आज के विषय विशेषज्ञ, मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम हमारे बीच जुड़ गए हैं। और हमारे समस्त प्रतिभागीगण, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, छात्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मीडिया से भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं स्वागत, प्रस्तावना, वक्तव्य और संस्था परिचय के लिए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रामशंकर सर, स्वागत है आपका। परम आदरणीय सरस्वत मंच को सादर प्रणाम, आदरणीय मैम को सादर प्रणाम। और चूंकि यह एक आज विश्व आदिवासी दिवस है, जिसमें हम कहीं न कहीं मूल विषयों का चिंतन करते हैं, जिनको लेकर के बार बार हम मुख्य धारा के लोग यह कुछ ऐसी बातें करते हैं कि कहीं न कहीं आदिवासियों को, जो आदिवासी हमारे मूल थे, जो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि मेरी आवाज आ रही है। मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, जिससे कोई डिस्टरबेंस ना हो। सभी विद्वत सारस्वत मंच पर सभी विद्वतजनों को का स्वागत है। चूंकि यह एक ऐसा पुनीत अवसर है जिसमें ऐसे धीर गंभीर विषयों पर चिंतन मंथन आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में निरंतर होता रहता है। और मैं सर्वप्रथम आज आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन, भारत एवं वेद फाउंडेशन भारत द्वारा आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बहुत ही जो नामचीन विद्वान जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं उनका आदिवासी विषयों पर निरंतर शोध कार्य और लेखन कार्य रहा है, और उनमें उन क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने निरंतर काम किया है। ऐसी जो हमारी मैम हैं प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं, उनका सानिध्य आज हमको सभी को प्राप्त हो रहा है। आदरणीय मैम को सादर प्रणाम और मैं मैम का स्वागत करता हूँ। और आज मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके, चूंकि विषय ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र से संबंधित है, प्रोफेसर रमेश मकवाना सर का, विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात। आपका सर हम इस आभासी पटल पर इस सारस्वत अनुष्ठान में आपका स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में मुख्य वक्तव्य के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पयोधी सर, जो नामचीन लेखक हैं, आदिवासी संस्कृति के विद्वान, भोपाल मध्य प्रदेश में जिनका निवास है। निरंतर सर के आलेख, निरंतर सर का लेख हम लोगों को और निरंतर मार्गदर्शन चूंकि संस्था के माध्यम से, आदरणीय मैम के माध्यम से और मिलता रहता है। सर का भी कई बार उद्बोधन सुनने को मिला है और विभिन्न मंचों पर मैं सर का स्वागत करता हूं। और इसी बीच जो हमारी मैम है डॉक्टर सीमा अलावा मैम, आपसे कई बार मुलाकात भी हुई है। आपका चिंतन जो आदिवासी क्षेत्र में है, आपका जो शोध है, आदरणीय मैम के निर्देशन में जो आदिवासी क्षेत्र का शोध रहा है, उस मैम का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ है हम जैसे प्रशिक्षुओं के लिए। तो मैम का हम स्वागत करते हैं। और मैम चूंकि आदिवासी लेखिका तो हैं ही, साथ ही अतिरिक्त उपायुक्त मध्य प्रदेश पुलिस इंदौर, आपका मैम हम स्वागत करते हैं। आपके हृदय तल से आपके इस आभासी मंच पर आपका बारंबार स्वागत करते हैं। और प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर, चूंकि चेयर प्रोफेसर हैं पंजाब विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा, आपका मार्गदर्शन हमें शिक्षा अध्ययन काल से ही मिला है। किसी न किसी रूप में आपका हम
इस सारस्वत आभासी मंच पर आपका हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और इस संस्था के परिचय के बारे में चूंकि अगर मैं कहूं, और एक अभिनंदन मैं करना चाहता हूं जो आभासी पटल पर जुड़े जितने भी विद्वान हैं और प्रतिभागी हैं, जो कहीं ना कहीं अपने व्यस्ततम समय में से और समय निकाल करके इस आभासी पटल से जुड़े, और कहीं ना कहीं ये ऐसा मूल जो विषय रहा है आदिवासी चिंतन का, उनके उससे उसको सुनने के लिए और उसमें अपने ज्ञान वृद्धि के लिए जो सभी विद्वान प्रतिभागी इस सारस्वत मंच से जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चूंकि संस्था आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन निरंतर मध्य प्रदेश से बाहर, मध्य प्रदेश में तो निरंतर कार्य हो ही रहा है, मध्य प्रदेश से बाहर भी निरंतर शोध कार्य और फील्ड स्टडी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के से जुड़ करके, और जो हमारे प्रबंधक हैं और बहुत सारे लोग फील्ड में जा करके जो सामाजिक उन्नयन का काम करते हैं, और उसके अलावा जो वेद फाउंडेशन वह भी इसी क्षेत्र से संबंधित शोध और पब्लिकेशन का कार्य निरंतर कर रही है। आदरणीय मैम और प्रोफेसर आर के शुक्ला सर के निर्देशन में यह दोनों कार्य बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। तो उसके अलावा रामशंकर, आपका माइक बंद हो गया है। जी मैम, जी मैम, जी मैम, ये टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ, आज यहाँ बारिश हो रही है मैम, तो इस वजह से। और चूंकि इस संस्था द्वारा 2 प्रमुख जर्नल और तीसरा जर्नल जो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वह आने के लिए निरंतर कहा जाए कि बस तैयार ही है, जो शिक्षा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा। एक तो हमारा आशा पारस फॉर जेंडर स्टडीज जो इंटरनेशनल जर्नल है, और दूसरा इंटरनेशनल जर्नल है जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल है। उसमें आप देखेंगे, अगर चूंकि ये ऑनलाइन जर्नल है, आप देखेंगे तो इन्हीं विषयों को उद्धृत किया जाता है, और देहरी के आर पार जो महिलाओं पर केंद्रित और विशेषकर आदिवासी अंचल से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, उनसे संबंधित जो लेख आलेख उसमें आपको पढ़ने को मिलते हैं। और यह सब कुछ जो हो रहा है वो, चूंकि मैम चलता फिरता मैं मैम को विश्वविद्यालय ही कहता हूँ, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैम के ही सानिध्य से सब कुछ हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों के ऊपर छत्र छाया न हो तो शायद हम लोग पथभ्रष्ट भी हो जाएं। वैसा मैम का गार्जियनशिप है जो नहीं होने को मिलता है। तो आज का जो विषय रहा है, मैं मूल विषय पर आता हूँ। क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस है, हर साल 9 अगस्त को वैश्विक स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। आदिवासी समाज का इतिहास पर अगर नजर डालते हैं तो भगवान राम जो वनवासी व्यवस्था से कहीं ना कहीं कुछ समयों तक वो जुड़े, और उनके अंचल को देखा, उनकी समस्याओं को समझा, और उनको लेकर के जो उन्होंने हम लोगों के सामने सीख प्रस्तुत की, उसको ध्यान में रख करके और चूंकि दुनिया के हर देशों में आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी जो कहा जाए संस्कृति है वो बिखरी हुई है, उस बिखरी संस्कृति को सहेजने के लिए, क्योंकि आदिवासियों की जब भी बात आती है तो उनके पास तमाम मेडिसिनल प्लांट की जानकारी उनके पास होती है। मूल निवासी कहे जाते हैं, वनवासी कहे जाते हैं, वह तो एक बात का विषय है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान संपदा है वह कैसे मुख्यधारा के लोग और प्राप्त कर सकें, उसकी जानकारी कैसे उन तक हो पाए, और उन्हें कैसे मुख्यधारा में, यानी उनकी संस्कृति को सहेजते हुए कैसे उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास हो, इसके लिए यह विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस का अगर बहुत सारी चीजों को देखें तो विश्व आदिवासी दिवस में जो अब की बार का मूल जो इसका कहा जाए थीम है कि स्वनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा, यानी जो हमारा यूथ है वो कैसे काम करे, स्वनिर्णय और परिवर्तन चेतना, यानी चेतना को उद्धृत करने के लिए कैसे आदिवासी बस्तियों में जा करके
सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे जागरूकता फैलाई जाए, सहायता जुटा करके कैसे उनको कहीं न कहीं उनकी सहायता की जाए, सरकारी सुविधाओं की जानकारी बहुत सारी है। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहा तो मैंने देखा कि भगवान बिरसा मुंडा की और जो नायक कहे जाते हैं लोक नायक, उनका उनकी स्थापना को लेकर के तमाम मध्य प्रदेश शासन बार बार प्रयास करता है। उसी को ध्यान में रख करके यह जो विषय उद्धृत किया गया है वह उस इसीलिए उद्धृत किया गया है कि कहीं ना कहीं हम एक बार फिर चिंतन मंथन करें और उनकी तरफ लौटें और उनको देखें। तो चूंकि मंच में हमारे कई विद्वान उपस्थित हैं, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के क्या क्या प्रयास हो रहे हैं आदरणीय मैम और आदरणीय सर के माध्यम से, जो मूल रूप में कहीं ना कहीं फील्ड में जाकर के उन्होंने जो कुछ समझा, जो कुछ देखा, और वह इस मंच पर उद्धृत होगा और हम जैसे लोग लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं आदरणीय मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर, धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ते हुए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। आशा पारस फाउंडेशन के अध्यक्ष और इसके संपूर्ण कार्यकर्ता धर्ता प्रोफेसर आशा शुक्ला मैम को मैं सदर प्रणाम करता हूं। हमारे कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में और भी विषय विशेषज्ञ मकवाना जी जुड़े हुए हैं और उसके अलावा पयोधी सर हैं और सीमा अलावा जी और हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर रमाशंकर जी, इस कार्यक्रम के संचालक, और इस आभासी मंच में जुड़े हुए देश भर के एकेडमिक जगत के लोग, समाज सेवी लोग और निश्चित रूप से जो चेतनशील लोग हैं उनका ये जुड़ाव है। सबसे पहले मैं आदिवासी दिवस पर आप सभी लोगों को आदिवासी होने के नाते नहीं बल्कि मनुष्य होने के नाते बधाई देता हूं। और जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं वे लोग भी मनुष्य हैं। सबसे पहली बात तो ये है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज किए हैं मैडम प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, वह देश की जानी मानी विदुषी हैं और उन्होंने समय समय पर विभिन्न विषयों पर अच्छे अच्छे लोगों को एक मंच दिया। इसके लिए मैडम मैं आपका अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आपका प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान पा रहा है। और आशा पारस फाउंडेशन के माध्यम से जो 2 जर्नल निकाले जा रहे हैं और सोशल सेक्टर में भी काम किए जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में काम किए जा रहे हैं, ये सब कुछ अभिनंदनीय है और आप निश्चित रूप से एक बहुत ही लंबी दूरी तय करने वाली हैं और आपको दीर्घायु करें ईश्वर। मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं करूँगा। इस कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई डॉक्टर रमाशंकर जी, जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ और एक इंटरव्यू में संजोग से मुलाकात हुई और उसके बाद उसमें भी हम ठीक से मिल नहीं पाए। मैं कोशिश कर रहा था कि बाद में मुलाकात हो, लेकिन ये लोग जा चुके थे। तो लेकिन मुझे मानते हैं ये आपका बड़प्पन है। और इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं सभी लोगों को सबसे पहले स्वागत करता हूं। और आज जब हम आदिवासियत को लेकर बात कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति है उसके जो अंतर संघर्ष हैं
उसको हम किस तरीके से समझ पाए हैं, ये हमारे मनुष्य होने की परीक्षा थी। और इस परीक्षा में जब जब हम अनुत्तीर्ण हुए तो हम किसी को आदिवासी कहने लगे, किसी को असभ्य कहने लगे, और तरह तरह की बातें हम लोगों ने कही जो कि ठीक नहीं थी। मेरी जो अभी तक मान लीजिए स्टडी है, अध्ययन है, उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आदिवासी जनजीवन, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके जीवन के सरोकार, वह हमारे बीच से कभी भी एक प्रश्न खड़ा करते हैं और हम उन प्रश्न के साथ जूझते हैं, तो उसके पीछे हमारी खुद के जो विवेक हैं वे काम करते हैं। सभ्यता विमर्श में जब हम जाएंगे तो हमारे भारत में आकर के कई विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने काम किया। बेरियर एल्विन का नाम आप ले सकते हैं, उन्होंने उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र लिखा और वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाके में जा करके आदिवासियों के बारे में तरह तरह के अध्ययन किए और उन्होंने समझा कि आदिवासी जनजीवन क्या है। एक दूसरे स्कॉलर का नाम मैं लूंगा जिसकी चर्चा शायद एकेडमिक जगत में कम ही होती है, लेकिन उन्होंने काफ़ी काम किया है। बी.डी. शर्मा जी, वो देहू के कुलपति भी थे, प्रथम वाइस चांसलर। आदिवासी जो कमीशन बना था उस समय आदिवासियों के लिए भारत सरकार ने जो कमीशन अनुसूचित जनजाति के लिए बनाया था, उसके वो अध्यक्ष भी थे और उन्होंने बहुत सारे अपने वो कमिश्नर बनाए, कमिश्नर थे उस समय, तो उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया और वो उन्होंने बहुत अध्ययन किया और खासकर नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में जो आदिवासी जीवन है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा है। एक और हमारे यहाँ ठक्कर बप्पा का नाम आप सुने होंगे, वो काफ़ी उन्होंने आदिवासी जनजीवन को लेकर के काम किया। आदिवासी लोक का जो सौंदर्य बोध है, उसका एस्थेटिक सेंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो हमारे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है, वो हमारी सभ्यता विमर्श के लिए महत्वपूर्ण है। और जो अभी हमारे भाई रमाशंकर जी ने कहा कि भगवान राम जब अपने यात्रा में थे तो उन्होंने बहुत सारे कोल भील आदिवासियों के बीच में रह करके काम किया और उन्होंने भी उस समय समझने की कोशिश की। सबरी की मुलाकात भी उन्हीं से होती है उसको। और इसी तरीके से महाभारत काल में जो द्वापर का समय है उस समय भी बहुत सारे नाम हुए हैं जिन पे कि एकलव्य वगैरह भी आते हैं। और इस तरीके के उसमें अ, खुद जो है हिडिंबा वगैरह जो हैं, हिडिंबा और हिडिंबा, उनको अगर हम देखें तो भी उनको भी हम आदिवासी कल्चर से ही कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक लंबी लेगेसी है जिसको लेकर के हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। हो सकता है वो इस तरीके के जो आज हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें काफ़ी चमक धमक है, इस तरीके का उनका जनजीवन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका अपने तरीके का अपना जनजीवन है जिसको हम सभ्यता विमर्श में इग्नोर नहीं कर सकते, उसे अलग रख करके नहीं देख सकते। पीयूष दहिया ने लोक विमर्श पर काफ़ी काम किया है और पीयूष दहिया भी आदिवासी लोक संस्कृति पर काफ़ी बहुत कुछ लिखे पढ़े। उन्होंने भी जो इंडिजिनस कल्चर है उसके बारे में, इंडिजिनस फोक लोर है उसके बारे में, इन सारी चीज़ों के एस्थेटिक सेंस पर काफ़ी काम किया है। तो जो एकेडमिया में बहस है उसको हम इनके चश्मे से देखें या अब चश्मा हम बदल करके किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से देखें जो 5 स्टार होटल में बैठ करके कोई एक प्लानिंग रचता है या
उसमें 5 स्टार होटल में जब वो प्लानिंग करता है तो वहाँ कभी भी मुझे नहीं लगता कि जा करके आदिवासी लोगों को भी उसमें जोड़ा जाए। ये बात अलग है कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, तो जिसका कि हम बहुत दुनिया भर के मंचों पर जाकर के ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली में किसी आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बन जाना ये गौरव की बात है, और ये भी गौरव की बात है कि हमने उनको समझा और उनको महत्व दिया। लेकिन केवल इतने से काम नहीं बनता है। अगर वो न्यायालय के किसी न्यायाधीश वाले समारोह में जाती हैं, वकीलों के समारोह में जाती हैं, तो उनको कहना पड़ता है कि अभी भी हमारे जो आदिवासी बंधु हैं, जिनकी अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी इकोनॉमी है, अपना उनका एक जीवन जीने का तरीका है, उनके इथोज हैं, उनके अपने सर आपका माइक म्यूट हो गया सर। मैं कहाँ था, आप लोग कहाँ तक सुने हैं? तो आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति हमारी किसी न्यायाधीशों के बीच में जाती हैं तो उनको ये कहना पड़ता है कि अभी भी सहजता का जीवन जी रहे लोगों को अपराधी बना करके जेल में डाल दिया जाता है, और वो वास्तव में अपराधी नहीं होते हैं। उनके उनको न्याय कब मिलेगा? तो एक बड़ा सवाल है जो कि राष्ट्रपति स्वयं उठा रही हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने अध्ययन क्षेत्र में मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। जब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने आदिवासी समाज और मानवाधिकार पर काम किया और माड़िया जनजाति पर मैंने काम किया। संजोग से मुझे मैडम आप सबके आशीर्वाद से मानवाधिकार आयोग ने मुझे उस किताब पर मुझे पुरस्कार भी मिला, जो कि महफिल का मेरा कार्य था, और मुझे मानवाधिकार आयोग का पुरस्कार भी दिया गया। के जी बालाकृष्णन जी ने दिया था। मैं उस मंच पर जब गया था, मुझे पुरस्कार दिया जा रहा था, तो मैंने बहुत सारे लोग थे जिनको पुरस्कार मिल रहा था, तो मैंने सारे लोगों ने कहा कि आ, मुझे लिखना अच्छा लगता है और मुझे इससे प्रेरणा मिलती है और मैं इससे इसलिए मैं लिखती हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मुझे पुरस्कार मिल रहा है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमने कहा कि मैं तो लिखता हूँ, बस यूं ही जो लिखा था वो आप लोगों के सामने चला आया, और लिखते हुए भी हैं अपने भीतों पर, उकेरा करते हैं अपने चित्र, लिखते हुए भी हैं, लेकिन उन चित्रों को, उन भित्ति चित्रों को कोई पुरस्कार नहीं देता है। वो सहज जीवन में जब वो अपना घर लीपते हैं तो वहां पर बहुत सारे चित्र बनाते हैं, उनकी प्रदर्शनी नहीं लगती है। हम बड़े बड़े 5 स्टार होटल में प्रदर्शनी देखने जाते हैं, उसको खरीदते हैं, लेकिन आदिवासियों की जो प्रदर्शनियां हैं, उनके जो चित्र हैं, उनकी जो खूबसूरती है, उसको हम कभी भी महत्व नहीं देते हैं। तो समस्या इस बात की है कि हम क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही उनके लिए स्थान नहीं है। इन चीजों के साथ में और भी दूसरी बातों पर अगर जाऊं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो मैडम ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठा दिया है, मैं क्या बताऊं। और मतलब दुनिया भर में 7,000 भाषाएं हैं जो बोली जाती है। आदिवासी समाज, ऐसे बहुत से आदिवासी समाज है जिनकी अपनी बोलियां हैं, जिनकी अपनी भाषाएं हैं, जिनकी अपनी लिपि भी है। और हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को मैं चैलेंज करूंगा इस मंच से कि वे उन लोगों को संरक्षित सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। उनका संरक्षण होना जरूरी है, नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो लोग, जो जो भाषाएं विलुप्त हो गई, जो आदिवासियत विलुप्त हो गई,
वो क्या कभी लौटा सकेगा कोई? तो एक बड़ा सवाल है कि हम उनको सुरक्षित संरक्षित नहीं कर रहे हैं। जो जो अपनी भाषा में बहुत ही सहज हैं, अपने एरिया में बोल लेते हैं, अपने क्षेत्र में, अपनी कम्युनिटी में बोल लेते हैं, उन समुदायों के बीच की बोली को हम सहेज नहीं पा रहे हैं, उनकी लोक को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी लोकगीत को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पहनावे को हम सहेज नहीं पा रहे हैं। उनके जनजीवन को सुधारना और उनको एक बड़ा आयाम देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया भर की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग ने बहुत पहले आदिवासियों के मानवाधिकारों पर बहुत सारा काम किया, लेकिन आज भी मुझे तो लगता है कि जो बड़ी एजेंसीज हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या दूसरे बड़े जो प्लेटफार्म हैं, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशनर ऑफिस हो, ये सारे केवल एक प्रोपोगंडा मिशनरी की तरह काम कर रही हैं। ये जमीन पर जाके काम नहीं करते। तो जब मैं वहां पर भाषण दे रहा था, मैं उस पर आऊंगा, तो मैंने कहा कि माड़िया आदिवासियों के बीच में जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर मैं गया और मैंने कुछ गांवों का जो सर्वे करना था मुझे, जो बहुत रिमोट एरिया में था। मैं एक पत्रकार के माध्यम से गया, पहले पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वाले कहे कि भैया हमको लेके मत जाइए, गढ़चिरौली में बहुत नक्सलाइट बेल्ट है और यहाँ मार दिए जाते हैं लोग, मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा, उसके बाद आप जाना समझना, मुझे नहीं मतलब है, आप वापस आओगे नहीं आओगे मुझसे नहीं मतलब है, आप आना तो रिपोर्ट कर देना। मैंने कहा बड़ी गड़बड़ बात है। तो मैंने एक पत्रकार भाई को, यहाँ सोनू जी दिखाई दे रहे थे अभी, तो एक पत्रकार को मैं फोन किया किसी तरीके से नंबर लेकर के, फिर वो ले जाकर के हमको रिमोट एरिया में विजिट कराया। मुझे पता चला मैडम कि मैं सन 2007 की बात कर रहा हूँ, उस समय तक उस एरिया में, उस गांव में, उस न्याय पंचायत में चुनाव तक नहीं हुए थे न्याय पंचायत के। वो नहीं जानते कि प्रधान कौन होता है, वो नहीं जानते कि राइट्स क्या होता है। ये स्थिति है। अभी तो मैं काफी लंबे समय बाद बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ, उस एरिया के लोग कौन कौन काम किया। हमने मानवाधिकार आयोग में बात उठाई थी तो उन लोगों ने कहा था कि हम खुद एक टीम भेजेंगे। उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, आई डोंट नो, लेकिन ये बातें हुई थी। अब मैं जो सुधार की बातें हैं उस पर मैं आऊंगा। तो बाबा आमटे ने काफी अच्छा काम किया गढ़चिरौली में ही। उन्होंने वहां पर, उनके बेटे लोगों ने, प्रकाश आमटे ने, उन लोगों ने काम किया। ऐसे बहुत सारे एरिया में काम करने वाली एलिना सेन जी थी, उन्होंने काफी काम किया था। उनके विनायक सेन जी ने काम किया, उन लोगों ने काम किया। उनके ऊपर एक एक्ट लगा करके कोई, उनको कई सालों जेल में रहना पड़ा। तो जो सुधार के लिए जाते हैं उनको भी समस्या है, जो सुधार नहीं कर रहे हैं वे दूसरी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर, इस बहुत चालाकी के साथ इस पूरे सभ्यता विमर्श में एक बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो कि आदिवासियों को का सब कुछ खा जाना चाहती है। उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं बना लेना चाहती है, उसको थोपना चाहती है, अपने तरीके से उनको जीने के लिए बाध्य करना चाहती है, अपने तरीके का उनको विज्ञापन देना चाहती है, और उस तरीके की उनकी सांस्कृतिक जीवन शैली को बना देना चाहती है जैसे वो सभ्यता का अपना मुकाम समझ रही, जिसे, हालांकि मैं उसे सभ्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी सभ्यता उनके तरीके की ही अच्छी है, उनका जीवन अपने तरीके का ही अच्छा है। तो ये सारी चीजें जो है, जो प्रकाश आमटे ने किया, बाबा आमटे ने किया, या ठक्कर पप्पा ने बहुत समय तक आदिवासी इलाके में रह के काम किया था, उनके जनजीवन को सुधारा था, ऐसे मिशनरी लोगों की जरूरत है जो कि जा करके आदिवासी लोगों के बीच में, बीडी शर्मा जी ने जाकर के काम किया था, जो जाकर के उनके बीच में काम करे, उनके बीच में हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनाए, उनके बीच में उनके उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करे, उनकी महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित हैं, उसे हमें बहुत बारीकी से समझने की, सूक्ष्म रूप से समझने की जरूरत है। क्योंकि उनके जंगल में, और जंगलों पर इतना बड़ा आफत आ गई कि जो बांध बने उससे उनको बहुत माइग्रेशन हुआ,
उनके जंगलों को काट करके बहुत मल्टीनेशनल मल्टीप्लेक्स बनाए गए। ये तो बहुत अत्याचार हुआ है उनके साथ। इनके सुधार के लिए उनके तरीकों को समझना पहले जरूरी है। उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन काम करता है उसमें उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है। और खासकर जो जेंडर बेस्ड जो हिंसा है वो किस तरीके से रुक सकती है, वो तभी रुक सकती है जो हमारी प्लानिंग कमीशन में बहुत ही गहराई से समझने वाले लोग वहां पर होंगे। तो ये सारी चीजें हैं और इसको मैं बहुत ही गंभीरता से लेता भी हूँ। और अभी मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, मतलब अम्बेडकर चेयर के माध्यम से, वहां भी मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से उनके बीच में चला जाऊं, उनको समझूं। तो इस तरीके की चीजें अगर हम लोगों के बीच से कोई खड़ा होता है तो हम सबको साथ होना चाहिए और वे आगे बढ़े तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैडम आपने बहुत समय दिया मुझे और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और ऐसे मंच पर हमें आप बुलाती हैं और जो हमारे मन पसंद विषय होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बहुत सारे प्रतिभागी जिम्मेदार लोग लगातार बहुत सारी टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसमें उनकी नाराजगी भी है, जी उनकी अपेक्षाएं भी हैं। मुझे ये लगता है कि जब तक लगातार आवाज वैचारिक दृष्टि से नहीं उठाई जाएगी और तब तक वो आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी। हर बिल्कुल व्यक्ति की, हर संस्था की भूमिका होती है। हम सब अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ इन प्रयासों को करें तो निश्चित तौर पर चीजें आगे बढ़ेंगी। अकेले नाराज होगे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ये विषय ही इसीलिए है कि हमको लगता है कि पूरे प्रयास नहीं हुए, लेकिन आगे प्रयास कैसे हो वो सब हम मिलके ही कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई बहुत समय सीमा का ध्यान करते हुए आगे चलें, नहीं तो बहुत लंबी दूरी पे हमें कुछ नहीं है, हम तो पूरी रात बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत जी नहीं जी होती इन जी विषयों पे। ठीक है, थैंक यू आगे थैंक चलें। यू। ओके, जी मैम, नमस्कार जी जी। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर। अब मैं इसी कड़ी में अगले विषय के रूप में आदरणीय डॉक्टर सीमा लाव मैडम को आमंत्रित करूंगा अपने वक्तव्य के लिए। मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच लव। आदरणीय आशा शुक्ला मैम को है ना मेरा नमस्कार मैम। थैंक यू सो मच कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। आदरणीय कन्हैया सर को भी मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत अच्छा ओजस्वी उद्बोधन है ना सुनने को मिला सर। जितने प्रबुद्ध जन इस सेमिनार में हैं सभी को मेरा नमस्कार। हमारी ऑनलाइन मुलाकात होती रही, ऑफलाइन भी मुलाकात होती रही। अब चूंकि अपने पास समय कम है, 10 मिनट की समय सीमा मुझे मैडम ने दी है, तो मैं उसमें मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। जैसे आज हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, मुझे ना 25 ईयर्स तो डिपार्टमेंट में ही हो गया और चूंकि पूरा मेरा अपब्रिंगिंग सिटी में ही हुआ है, तो कभी देहात में एकदम ऐसा देखने का मौका नहीं मिला। आपको प्राइमा फेसी जब हम किसी सोसाइटी को देखते हैं तो हमें ऊपर से हमको सब ठीक दिखता है, सब ठीक इन द सेंस दिखता है कि हमको लगता है कि ट्रेवल्स बिल्कुल है ना ठीक है, उनको मुख्य धारा में आने के लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही हैं, अपने जतन से प्रयास कर रही हैं, उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। प्राइमा फेसी हम देखेंगे तो हमको लगता है कि प्रॉपर लोकसभा में रिजर्वेशन है, आपका पंचायत में रिजर्वेशन हो गया, पैसा एक्ट हमारा आ चुका है, ठीक है, एट्रोसिटी एक्ट बन चुका है, तो उनके साथ जो भी इनजस्टिस होता है वो हम है ना उसको हम मतलब बोलते हैं ना उसको हम जस्टिस कर पाते हैं, ठीक है। जो प्रकरण होते हैं ऐसे जो क्राइम होता है उनके साथ, उनके उनमें राहत प्रकरण और मुआवजा राशि देने का भी प्रावधान है। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन एक प्राइमा फेसी हेल्प है ना सरकार दे देती है, ठीक है। आपको जब आप इसे देखेंगे ऊपर से तो आपको बिल्कुल ठीक लगेगा कि आप ये सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है और बहुत सब ठीक चल रहा है और सब अच्छा है। लेकिन जब हम एक उनकी साइड से जाके हम देखेंगे ना, तब हमको समझ में आता है कि है ना अभी भी हमको बहुत सारे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, जैसे हम बात करें कि जैसे अब मैं ये तब देख पाई जब मैं जो SC/ST डिपार्टमेंट है हमारा, जिसमें हम एट्रोसिटी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जब मैं DSP AG के मेरी जब पोस्टिंग हुई, अभी तक जो भी क्राइम हो रहा था हम सारी पूरा
टोटल क्राइम देख रहे थे, तो हमको इतना समझ में नहीं आया। लेकिन जब सिर्फ मेरी जब पोस्टिंग एज ए डीएसपी एजे की हुई और जब मैंने एट्रोसिटी का जब क्राइम देखा, तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ी समस्या है समाज सोसाइटी की। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जब मेरी पोस्टिंग हुई, मेरी अलीराजपुर जब एडिशन एसपी बनी, तो वहां मैंने डायन प्रथा देखी। आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आपने झावा अलीराजपुर में ये क्राइम के नाम पे महिलाओं के साथ ये क्राइम होता है। नंबर 1 चीज, आपने बाटा सिस्टम कहीं नहीं देखा होगा कि है ना कुछ ढेरी लग जाती है कि आप ये 10 रुपए 20 रुपए में, ये वहां अभी भी चलता है। मतलब हम इतना आगे बढ़ गए हैं जहाँ डिजिटल क्रांति की बात हो रही है, लेकिन अभी ना अलीराजपुर के एरिया के लोग अभी बाटा सिस्टम से ही बाहर नहीं आए हैं, है ना। बैतूल ट्राइबल एरिया है, बैतूल ट्राइबल एरिया है, लेकिन वहां के जो व्यापारी हैं वहाँ ट्राइबल से चिरौंजी के बदले हमको नमक दे देते हैं। ठीक है, 1 किलो हम आपको चिरौंजी ला के दो, हम आपको 1 किलो नमक दे देंगे। तो ये स्तर है जो अभी हमको, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है ये वाला क्राइम। ठीक है। नंबर दूसरा, आपका जो अलीराजपुर में एक चांदपुर नाम की जगह थाना क्षेत्र है वो, ठीक है, एशिया का सबसे ज्यादा मर्डर उस थाना क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि क्राइम की क्या स्थिति है। मतलब पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मर्डर कहाँ होते हैं, तो अलीराजपुर जिले में होते हैं, और ये होते हैं आपका चांदपुर में। ये मुझे सुना को बड़ा अजीब सा लगा कि इतने मर्डर हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा गहराई में गए तो हमको ये मालूम पड़ा कि थोड़ी सी भी कुछ बात होती है तो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनमें इतना फ्रस्ट्रेशन है कि वो सीधे मर्डर ही कर देते हैं। मतलब वो आपको मारा पीटी या कहा सुनी वाले जैसा कोई क्राइम नहीं होता वहाँ। अगर क्राइम होगा तो सीधे मर्डर ही होगा। तो ये वाली जब चीजें है ना ड्यूरिंग द पोस्टिंग सब देखने को मिली, तब समझ में आया कि ट्राइबल्स एक वो सब्जेक्ट है, उनको मुख्य धारा में लाना एक वो सब्जेक्ट है जिसपे हर तरफ से काम करने की आवश्यकता है। अगर हम ना बात करें कि हमको कैसे काम करना है, तो ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं छूटती मेरी नजर में कि जहां से हमको शुरुआत नहीं की जानी चाहिए। प्रयास तो हो रहे हैं, नीतियां में बन रही है, लेकिन है ना कैसे आएंगे मुख्य धारा में। सिर्फ है ना सिर्फ एक पुलिस और क्राइम को लेकर कोई एक्ट बना लो, पैसा एक्ट बना लो, क्या उससे हो जाएगा? नहीं। हमको बोलते हैं ना सर्वांगीण विकास जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए। सामाजिक प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, राजनीतिक प्रगति हो, है ना। जैसे आपको पंचायत में रिजर्वेशन दे दिया, पंचायत चलाने के अधिकार उनके पास आ गए हैं, है ना। लेकिन आपने देखा होगा मैक्सिमम जहाँ SC/ST जो सरपंच बन गए हैं उनकी पूरी पंचायत उनके सचिव चला रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि उन लोगों को अपना झंडा वंदन करने का अधिकार तक मिल नहीं पाया। उन्होंने कुछ बैठक ली तो उनके कागज फाड़ दिए गए, है ना। तो ये वाली चीजें इतनी आसानी से हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक हम लोग सभी मिलके बोलते हैं ना सामूहिक प्रयास हम लोग जब तक नहीं कर पाएंगे। सदियों से हम लोग में उनको देख रहे हैं। जैसे हमने कोविड में भी देखा, सबसे ज्यादा जो कम नुकसान हुआ है वो ट्राइबल एरिया में हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि हमको उनसे सीखना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग हमने आज तक कभी हमने सोची ही नहीं थी कि ये होती क्या है, लेकिन ट्राइबल एरिया में जब जाओगे तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हमने वहां देखी है। तो कुछ चीजें हैं जैसे प्रकृति का संरक्षण करना, ठीक है, वो हमको उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज हम ही को उनको बतानी है, उनको मुख्य धारा में लाना है। कुछ चीजें ऐसी जिसमें हमको उनके पास आपके पास जाना पड़ेगा, है ना। जैसे पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, अगर सामाजिक विकास की बात करेंगे, राजनीतिक विकास की बात करेंगे, हम धीरे धीरे के टॉपिक पे आते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पर्यावरण के और स्वास्थ्य की बात करेंगे तो उनसे कुछ चीजें सीखनी चाहिए हमको। जैसे मैं अब आपको बोलूं पर्यावरण की, कि वो उनको जितनी जरूरत होती है वो अपना जंगल से सिर्फ उतनी ही चीजें लेते हैं, ठीक है। अपनी जो पूजा होती है उसमें वो किसी मूर्ति की पूजा कभी नहीं करते, है ना। उनके यहाँ पॉल्यूशन की कोई समस्या नहीं कि इतने गणेश स्थापना हो गए या इतने उन्होंने ना ताजिए बना दी, इनका विसर्जन कहाँ होगा। वो पूजा करते हैं हमेशा प्रकृति की, पेड़ पौधों की। तो उनके यहाँ इस टाइप की कोई समस्या नहीं है। प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है, वो प्रकृति के बीच में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। बिना किसी टीके के वो 60 70 साल तक जीवित रहते हैं। जो मुझे लगता है कि हमको उनको कॉपी करना चाहिए, है ना। उनका जब वो लोग बीमार होते हैं तो अपना है ना खाना पानी बंद करके वो ऑटोमेटिक है ना अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए मौका देते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जो उनकी बहुत अच्छी है, मुझे लगता है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। ऐसी है ना चीजें कुछ अच्छी तो दिखती है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य की बात करें, है ना, तो जैसे हमारे यहाँ पोलियो आया, हमारा पोलियो हमने सब लग के हमने पोलियो को खत्म कर पाया, लेकिन हम सिकल सेल को खत्म नहीं कर पाए। स्वास्थ्य की बात करें तो सिकल सेल ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सिर्फ ट्राइबल एरिया में होती है और सिर्फ ट्राइबल्स को ही होती है,
ये एक जेनेटिक समस्या है। अब इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है, सरकार को उसके लिए क्या करना चाहिए, योजनाएं चलती है, लेकिन उसको अब तक हम जड़ से खत्म नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि एक ये वाला मैटर ऐसा है कि जिसमें हमको थोड़ा सा देखना सुनना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोगों ने ये बहुत देखा होगा कि ट्राइबल एरिया में ना, जो आपका प्रेगनेंसी में जब महिलाएं बच्चा घर में डिलीवर करती हैं, पहले बहुत आराम से हो जाया करता था, अब थोड़ी समस्या आएगी। तो उनमें जो सबसे ज्यादा जो प्रसूति के दौरान जो मृत्यु दर है बच्चों का, वो काफी ज्यादा है। तो वो स्वास्थ्यगत फैसिलिटी जो होती है हमको ट्राइबल एरिया में जो हमको देनी चाहिए, वो हम दे नहीं पा रहे हैं। वो थोड़ा सा रोड की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि अगर हम इसको ठीक करेंगे, मतलब मैं बोल रहा ना, जैसे एजुकेशन को ठीक करना है, सबसे ज्यादा पिछड़ा आपका क्षेत्र है आपका अलीराजपुर, जिसमें सबसे कम शिक्षा का दर है तो अलीराजपुर। सबसे ज्यादा मर्डर कहाँ होते हैं? अलीराजपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ होता है? तो अलीराजपुर, है ना। तो जब हमको एक पर्टिकुलर एरिया दिख गया कि हमारे झाबुआ या अलीराजपुर पूरे मध्य प्रदेश में ये एकमात्र ऐसा एरिया है जहाँ ये सारी समस्याएं, तो हमको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? उनके उसी एरिया के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास अगर आप ट्राइबल एरिया के नाम पे अगर निकालोगे, तो मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा ट्राइबल एरिया नहीं है, मुश्किल से ना 20% एरिया है जिसपे हमको काम करने की जरूरत है। और अब उन्हीं को हम खींच के ले पाए, हम उन्हीं को खींच के अगर हम थोड़ा बहुत भी ऊपर ले पाए, तो मुझे लगता है कि मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास सब जगह से होगा तो हो पाएगा। जैसे अलीराजपुर झाबुआ की जब बात करती हूँ, मैं बैतूल की बात करती हूँ, आपका मंडला डिंडोरी की बात करती हूँ, ये 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें काम की आवश्यकता है। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, तो मैं क्यों, मतलब आज मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ आज मुझे ही दिख रहा है, आज सभी लोगों को लग रहा है कि ये जो शिक्षा की कमी की वजह से ही है ना, स्वास्थ्य की भी कमी है, उसी की कमी से है ना वहाँ क्राइम भी ज्यादा हो रहा है। तो हम क्यों नहीं मिलके एक साथ सभी एफर्ट्स डाल रहे हैं शिक्षा में कि हम उसको ठीक कर लें? ठीक है। एक थोड़ा सा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम थोड़ा सा पहले हुआ करता था, वो मेरे को लगता है कि सरकार के काफी कुछ प्रयास होने से वो काफी कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो चीज भी ऐसी है कि अगर हमारी सारी कनेक्टिविटी अगर देहात से हो जाए या ट्राइबल एरिया से हो जाए, तो ये थोड़ी बहुत कुछ समस्या कम हो जाएगी। हम मानव अधिकार की बात करते हैं, हम संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं, हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, हम मनरेगा के अधिकार की बात करते हैं। ये सरकार ने 4-5 काम ऐसे किए हैं जिससे कि व्यक्ति को, ट्राइबल व्यक्ति को, उसको हम थोड़ा सा मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर पाए, लेकिन वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे, है ना। मनरेगा उनके लिए चलता है, ठीक है। वनाधिकार नियम जिसको पैसा एक्ट बोलते हैं, वो उनके लिए बन गया है, वो पर वो क्या 100% इम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है। जैसे हर व्यक्ति को सुरक्षा का, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे ही व्यक्ति को वही अधिकार उसी फॉर्म में, उसी इंटीग्रिटी के साथ, जब तक ट्राइबल एरिया में ट्राइबल्स को नहीं मिलता, तब तक वो हमारे पास नहीं आ पाएंगे। इवन मैं आपको बात करूं कि है ना, इसकी एट्रोसिटी एक्ट की आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल कि उसमें एक प्रावधान ये है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ एट्रोसिटी होगा, उसमें उस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति होगा, उसको राहत प्रकरण तो दिया जाएगा। अगर उसको 1 दिन के लिए अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बुलाती है, या 2 दिन के लिए उसको बुलाती है, बयान देने के लिए बुलाती है, तो उसका पूरा दिन जाता है, उसकी पूरी मजदूरी जाती है। तो उसका 1 दिन के उसके खाने पीने का, उसके ट्रेवल का जो भी पैसा होगा वो देंगे। उसमें 125 से 130 रुपए के हिसाब से कुछ प्रावधान है। आप यकीन मानिए, जब एट्रोसिटी एक्ट के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हम जाते थे गांव देहात में, और जब हमने वो पैसा उनको देने की कोशिश की, तो उन लोगों ने वो पैसा नहीं दिया। मतलब वो इतने भोले और इतने, बोलते ना, सहज सरल लोग हैं, उनको लगा कि ये ना हमारे साथ तो अपराध हुआ है और हमको ये पैसा देके हमारा केस तो दबाने की कोशिश नहीं करना है। काफी कन्विंस करने के बाद भी हम लोगों, उन लोगों को वो पैसा दे पाए, एक चीज। दूसरा, जो मुआवजा उनको राशि मिलती है, वो उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो हमारा कन्विक्शन रेट था एट्रोसिटी में, वो एट्रोसिटी में हमारा कन्विक्शन रेट काफी कम था। उसके 2 से 3 कारण थे। एक तो जिस व्यक्ति के साथ एट्रोसिटी हुआ हो, वो आदमी पहले आके रिपोर्ट करने में सक्षम हो, यही बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसमें वो साहस है कि वो जाके किसी भी थाने पे जाके वो अपनी कंप्लेंट कर पाए। दूसरा, कंप्लेंट उनके थाने वाले सुन लें, है ना, ये दूसरी बड़ी बात, क्योंकि वो बोलने में इतने सक्षम नहीं हो पाते। सामने वाली पार्टी अगर पहले थाने पहुंच गई है, तो स्वाभाविक बात है वो बल से, साहस से, हर तरफ से वो उनसे आगे उठती है। इसी के लिए फिर एट्रोसिटी के थाने बने, है ना। थाने, ये थाने, विशेष थाने उन्हीं के लिए थे। लेकिन वहां भी इतने सेंसिटिव अधिकारी हों कि वो उनकी बात सुन लें, सुन के रजिस्टर्ड हो जाए, एक बात। दूसरा, उसके ऊपर कार्रवाई त्वरित हो जाए, है ना।
तीसरी बात की है ना, क्योंकि एट्रोसिटी किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसके पक्ष में बयान देने के लिए उन्हीं के लोग होते हैं सिर्फ, जो उन्हीं के समाज के कास्ट के होते हैं। तो जो दूसरे समाज के लोग होते हैं, जो उनके अन्य समाज के जो आरोपी के पक्ष के लोग होते हैं, वो उसके फेवर में बोलते नहीं, तो एविडेंस उसमें प्रॉपर होता नहीं, इसलिए कन्विक्शन बहुत कम होता है। दूसरा, इन केसेस में ये होता था कि ना राजीनामा जिसको बोलते हैं वो भी हो जाता था। इसलिए हो जाता था क्योंकि जब तक ट्रायल की बारी होती है 3 या 4 साल लग जाता है। 3 या 4 साल में ये होता है कि बहुत है ना कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमको आज तो हम इनके साथ हमने इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करा दिया, लेकिन अगर हमारे को अगर इमीडिएट किसी पैसे की आवश्यकता है तो हमको ये लोग मदद करते हैं। ठीक है, हमको अगर उधार अगर हमको खाद बीज लेके आना है तो हमको इन्हीं के यहाँ से लेके आना है। ठीक है, हमारे कोई भी कार्यक्रम में कोई भी सामान मांगना है तो हमको इन्हीं के यहाँ से लाना है। तो बोलते हैं ना कि मगर ताला मेरे के मगरमच्छ से बेर नहीं करना है। ये वाली चीज हो जाती है, सामाजिक दबाव होता है, जिस कारण इन केसेस में कन्विक्शन नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता इसलिए ये मान लिया जाता है कि भैया एट्रोसिटी हुआ है कि नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। एट्रोसिटी होता है, बस उसको कोर्ट में प्रूफ करने के लिए होते हैं, एविडेंसेस नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ना आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करती है। आपको जैसे ऊपर से दिख जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ये कहा था कि इतने एट्रोसिटी में इतना है ना कन्विक्शन रेट कम है, तो क्या एट्रोसिटी हो नहीं रही है या एट्रोसिटी हो रही है तो कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पा रही। इस टाइप का एक विवादित बयान भी बीच में आया था, लेकिन उसका निष्कर्ष फिर अल्टीमेटली यही निकला कि एट्रोसिटी है तो सही, बस उसको हम प्रॉपर तरीके से हम डेटा को सामने रख के कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये कुछ है ना मेरे परसेप्शन थे जो कि मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा सा मैं पैसा एक्ट के बारे में बता दूं, चूंकि मध्य प्रदेश में है ना अभी लागू हुआ। पूरे 90 ब्लॉक है पूरे मध्य प्रदेश के जिसमें पैसा एक्ट लागू हुआ। पैसा एक्ट क्या है, बस ये है कि जल जंगल जमीन पे उन ट्राइबल्स को अधिकार देने के लिए ग्राम सभा को थोड़ा सशक्त किया गया है। जैसे आपने ये सुना होगा ना कि ट्राइबल्स की जमीन को जनरल के लोग है ना ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, उनसे रजिस्ट्री करा लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पावर दे दिया गया है कि बिना ग्राम सभा के ऐसी कोई जमीन हस्तांतरित नहीं होगी। किसी ट्राइबल्स की जमीन पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना है तो पहले ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी, एक चीज। फिर बेसिक सुविधाएं जैसे आपका मेला बाजार, आपका आंगनबाड़ी हुआ, आपका स्वास्थ्य केंद्र हुआ, ये प्रॉपर चले, इसके लिए ग्राम सभा को थोड़ा पावरफुल बना दिया गया है कि वही इन सब का पूरा मैनेज करने का काम करेगी। इवन आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि है ना गांव की जमीन जो होती है वो पटवारी बदमाशी करके, तहसीलदार बदमाशी करके वो जमीन किसी और को दे देते हैं। तो ग्राम सभा को इतना पावरफुल बनाया है कि वहां की कोई भी जमीन हस्तांतरित करने के लिए आपको पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। पटवारी हर साल ग्राम सभा में पूरे गांव का नक्शा रखेगा कि इसमें यहाँ जमीन थी, यहाँ जंगल थे, ये जमीन इसकी थी, ये जमीन उसकी थी। मतलब बेसिकली थोड़ा सा जमीन को संरक्षित करने के लिए, उनकी जमीन उन्हीं को देने के लिए एक शासन का प्रयास है। इवन मैं थोड़ा सा क्राइम में भी इसको ले जाती हूँ कि जैसे ट्रैफिकिंग, जिसकी मैम आशा शुक्ला मैम से हमेशा इस मैटर पे हमारी बात होती है कि आपने सुना होगा कि जितने ट्रैफिकिंग के केस में जितनी पीड़ित महिलाएं होती हैं वो सारी महिलाएं एसटी एससी की ही होती हैं और ट्राइबल इलाके से ही होती है। सारा ट्रैफिकिंग जो होता है, क्योंकि सारा हमारा फैक्टर जो होता है बिहार से होता है, हमारे ना ट्राइबल एरिया से ही हमारी लड़कियां ज्यादा जाती है। तो इसमें इस चीज को ध्यान रखते हुए इस पैसा एक्ट में ये लाया गया है कि आपका कोई भी बच्ची या कोई भी लड़का या कोई भी गांव के लोग जो है ना बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, किसी के लिए किसी भी पर्पज से लिए जाते हैं, तो आपको ग्राम सभा से उसकी अनुमति लेनी होगी, तभी आप उस एरिया से लड़के या लड़की को लेके जाएंगे। तो जो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो प्रयास है ना, उसमें मेरे को इसकी बहुत अच्छी भूमिका लगती है इस पैसा एक्ट की, कि कम से कम इससे जैसे आप सुना होगा ना अपने मजदूर के लिए बहुत सारे मजदूर चले गए, फिर उनको बंधुआ मजदूर बना दिया, तो ये भी हम उसमें है ना रोकने के लिए कारगर साबित होगा ये पैसा एक्ट। मनरेगा तेंदुपत्ता तोड़ना बेचना, मनरेगा का पैसा आएगा तो उसको कौन सा काम कराना है, पता चला मनरेगा के पैसे खंती खोद के खत्म कर देते हैं, अगर उससे तालाब खोद वालों को ज्यादा बेटर है ना। तो ग्राम सभा तय करेगी कि आपका मनरेगा का पैसा कहाँ और कैसे यूज होगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लगता है पैसा एक्ट में बहुत सही हुई है। इसके अलावा जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हो जाते हैं, तो पिटी ऑफेंसेस हो गई, गाली गुप्ता हो गई, मारपीट हो गई, कोई छोटा सा अपराध हो गया जिसमें आपको लगता है कि गांव में निपट जाएगा, तो पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। ये पैसा एक्ट हुआ, आपका एट्रोसिटी एक्ट हुआ,
आपका एकलव्य वाली योजना हुई, मनरेगा वाली हुई, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सम्मिलित रूप से कि जिनके माध्यम से सरकार कोशिश कर रही है कि हमें ना ट्राइबल्स को मुख्य धारा में लेके आ पाए। लेकिन प्रयास है, लेकिन उन प्रयासों में अगर हम भी जब तक अपनी पॉजिटिव भूमिका नहीं निभाएंगे, मैं चूंकि पुलिस में हूँ, पुलिस के साइड से मुझे जितना साइड से कर पाऊंगी मैं, है ना। लेकिन ऐसे जब सभी लोग बोलते हैं ना, मतलब सब जगह से प्रयास होंगे, तो मुझे लगता है कि 100% हमको किसी ऐसे वर्कशॉप की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मुझे लगता है, और जैसे आप पंचायत में आरक्षण में अगर उनको किसी सीट पे वो आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम उनका पॉकेट नहीं बन के रह जाए। जैसे कोई अगर ट्राइबल कोई सांसद, ट्राइबल विधायक या कोई पंचायत में कोई अगर आता है, तो वो किसी के हाथ का पॉकेट नहीं बन के वो अपने लोगों के लिए काम कर पाए, अपने ना क्षेत्र के लोगों के लिए काम पकाए, व्यक्तिगत विकास ना होके जब अपनी सोसाइटी और अपने जिस एरिया को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए जब वो सोचेगा, तो मुझे लगता है कि ना समय, दिशा, दशा सब बदलेगी। थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे लगता है 10 मिनट से शायद ज्यादा समय हो गया, माफी चाहूंगी। लव जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, और जो सटीक जानकारियां हैं जो जमीन पर हैं, आपने बड़े गहराई से उनको हमारे बीच में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पयोधी सर से निवेदन करूंगा मुख्य वक्तव्य के लिए। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद लव जी। मैं सबसे पहले तो इस ऑनलाइन संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी विद्वानों को नमस्कार करता हूं, और जो इस संगोष्ठी से जुड़े हैं शोधार्थी और अध्येता, उन सबको भी प्रणाम करता हूं, और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विद्वतापूर्ण ढंग से अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पे कही हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। मैं 2-4 बातें जो वास्तव में मैं अपने बारे में थोड़ा ये बता दूं कि बस्तर जैसे पिछड़े क्षेत्र में कन्हैया जी ने बताया था कि गढ़चिरौली के माड़ियों पर उन्होंने काम किया है। माड़िया जनजाति जो है बस्तर की प्रमुख जनजाति है, बूझमाड़ वही है। तो उस क्षेत्र में मैं रहा हूँ, बस्तर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, भोपालपट्टनम में, तो वहां दोरला जनजाति के लोग ज्यादा हैं। तो बचपन से ही मैं उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को, जीवन शैली को देखता रहा हूँ, और पिछले मतलब 90 से 40-45 साल से भोपाल में हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश को घूमकर मैंने वहाँ की जनजातीय जीवन को देखा है और उन पर कुछ काम करने की कोशिश की है। तो इन सब अनुभवों के आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, शायद वो कुछ इस दिशा में सोचने के लिए हमें बाध्य करें। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी बातें अभी आई हैं, अभी मैडम अलावा ने भी ये बात कही है कि चूंकि शिक्षा नहीं है, इसलिए अलीराजपुर क्षेत्र में अपराध ज्यादा होते हैं, स्वास्थ्यगत बहुत सारी समस्याएं वहां हैं, आजीविका से संबंधित समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हम लोग वो हमसे पिछड़ जाते हैं, या जिसको हम मुख्य धारा समझते हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। ये जो विषय है कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास, ये बहुत कुछ अपने में समाहित किए हुए हैं। इस विषय को निर्धारित करने के लिए मैं प्रोफेसर आशा शुक्ला जी को बहुत बधाई देता हूं कि इस पर चिंतन हो रहा है। हम देखें कि 75-76 साल हो गए हमको आजाद हुए, फिर भी एक प्रश्न, ये बहुत जटिल प्रश्न है कि आदिवासी शिक्षा पर हमने इतना काम किया। मुझे याद आता है कि 1964-65 में
नरहोना कमेटी ने जो रिकमेंडेशन की थी कि शिक्षा का काम जो है आदिम जाति कल्याण विभाग को देखना चाहिए, और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में पहली बार शिक्षा 2 विभागों द्वारा संचालित की जाने लगी थी। एक तो शिक्षा विभाग कर ही रहा था और दूसरा विभाग आदिम जाति कल्याण था, जो जनजातीय क्षेत्रों में जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र और जो दूसरे भी अन्य भी जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ स्कूल खोलने, छात्रावास चलाने, वो सारी जो सारा नियंत्रण है शिक्षा का वो जनजातीय कल्याण विभाग ने ले लिया था। उसके बावजूद हम देखते हैं आज भी जब मैं जाता था, लोगों से मिलता था, तो शिक्षा उस तरह से उसका विस्तार नहीं हुआ जितने प्रयास करने की घोषणाएं हम करते रहे हैं। कुछ लोग उसमें से निकल के आए, बहुत सकारात्मक परिणाम रहे हमारे प्रयासों से, लेकिन तब भी 75 साल में जितना काम होना चाहिए था वो अभी दिखाई नहीं देता। तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि काम हुआ क्यों नहीं। योजनाएं बनी, पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुखता से शिक्षा को रखा गया। संविधान में चूंकि ये था कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मुख्य विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएंगी, तो वो योजनाएं तैयार की जाती रही। हर पंचवर्षीय योजना में तैयार तो वो विकास योजनाएं रखी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपेक्षित विकास नहीं हुआ। तो हमें सोचना चाहिए कि ये विकास कहाँ रुक गया था, क्यों उन पगडंडियों को सड़कों में बदलने में हम सक्षम नहीं हो पाए। आज भी अबूझमाड़ जैसी जगह हैं जहां पे कहते हैं कि नक्सलवादी गतिविधियां ज्यादा होती हैं। तो क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना कम है, वो क्षेत्र सुरक्षित है क्योंकि वहां सड़कें नहीं है, विकास वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो ऐसे मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्र हैं, जैसे अभी मैडम कह ही रही थी कि अलीराजपुर का क्षेत्र है, बैतूल का क्षेत्र है, मंडला डिंडोरी का क्षेत्र है, छिंदवाड़ा का क्षेत्र, उनके भीतरी इलाकों में जाइए। मैं एक बार मंडला डिंडोरी के बीच में 84 क्षेत्र एक है, वहां एक चाबी नाम का गांव मिला सड़क पे मुझे। मैंने पूछा भैया ये गोंडी का शब्द तो नहीं है चाबी, ये चाबी नाम कैसे पड़ा इसका? तो उन्होंने कहा कि साहब अंग्रेजों के जमाने में जो 84 क्षेत्र है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ एक सड़क बनी थी इधर से, तो इसलिए उसका नाम चाबी रखा है। तो मैंने कहा अच्छा 84 क्षेत्र की चाबी है, यहाँ से चाबी लगा के खोलते हैं और 84 क्षेत्र में पहुंचते हैं। तो लेकिन आज भी देखिए मंडला डिंडोरी बालाघाट की जो गोंडी है वो छत्तीसगढ़ी के संपर्क में आने से उसका स्वरूप बदल गया है। वो द्रविडियन डायलेक्ट से आर्यन डायलेक्ट हो गई, आर्यन लैंग्वेज हो गई। लेकिन 84 क्षेत्र में अभी भी जिसको पारसी कहते हैं, वो जो बैतूल में और छिंदवाड़ा में जो गोंडी बोली जाती है, जिसको मूल गोंडी जो है द्रविडियन गोंडी जो वो 84 क्षेत्र में है। जब मैं गोंडी, भीली और कोरकू शब्दकोशों पे काम कर रहा था तो मैंने इन क्षेत्रों का दौरा किया, वहां के लोगों से मिला, उनके साथ मिलकर ही मैंने ये काम किया था। तब मुझे पता चला कि कैसे दूसरी भाषाओं का प्रभाव जो मूल भाषाएं उन पे पड़ती हैं। तो अब इनको देखते, जबकि उन्हीं मूल भाषाओं में जो जनजातियों की जो मूल भाषा है उसमें हजारों साल का जो उनका पारंपरिक ज्ञान है, वो वनस्पतियों के संबंध में हो, वो मेडिसिनल नॉलेज हो, वो चाहे शिल्प कलाओं से संबंधित हो, और भी अन्य जो सांसारिक ज्ञान है, वो सब उनकी बोलियों में है और हम उनकी बोलियों को जाने दे रहे हैं, हमें उनकी परवाह बिल्कुल नहीं है। तो अब जो मुख्य धारा हम जिनको कह रहे हैं, आदिवासी के मन में तो ये है कि एक मुख्य धारा होती क्या, हम तो हजारों साल से इस पारंपरिक रूप से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब मुख्य धारा क्या है और उसमें हमको किस तरह से शामिल होना है, हमें अपने आप में क्या बदलाव लाना है। तो ये कब समझ में आएगी ये बात? जब शिक्षा उनको मिलेगी, जब वो शिक्षित होंगे,
तो आर्थिक विकास के रास्ते भी ढूंढ ही लेंगे। जब आर्थिक विकास के रास्ते मिल जाएंगे और वो एक समृद्धि पाने में सक्षम होंगे, तो सामाजिक बदलाव भी वो लाने में सक्षम होंगे। फिर उसके बाद वो उनके पास वो कसौटी होगी कि जो पारंपरिक हमारी जो संस्कृति है उसमें से क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है, किन्हें हमें आगे ले जाना है, किन मूल्यों को हमें आगे ले जाना है और किन मूल्यों को छोड़ देना है। और जिसको हम मुख्य धारा कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना विज्ञान में, तो मुख्य धारा उसको कहते हैं जिसमें कण आवेशित हो जाते हैं, आवेशित कणों का प्रवाह, उसको धारा कहा। फिर हम जल की धारा देखते हैं, उसमें एक मोटी धारा होती है, उसको मुख्य धारा कहते हैं, और बाकी जो इधर उधर निकल जाती हैं इन अवरोधों के कारण, जो पतली धाराएं होती हैं उनको हम सहायक धाराएं कहते हैं, उनको मुख्य धारा नहीं कहते हैं। लेकिन क्या वो जल अलग है? जल तो वही है जो बट गया है। हजारों सालों से जो ज्ञान हमारे जनजातीय समुदायों के पास संचित है, हम उसकी परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो उसकी परवाह करने के लिए एक तो उनकी बोलियों को भी हमें उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना कि हम विदेशी भाषाओं को देते हैं, और अपनी दूसरी भाषाओं को, जो नई भाषाएं उनको देते हैं। हम उनकी बोलियों को क्यों उतने बराबर का महत्व नहीं देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं कि भैया दूसरी भाषाएं तो सीखो, लेकिन अपनी बोली को भी बचा के रखो, क्योंकि उसमें आपके हजारों वर्ष का ज्ञान संचित है। वो ज्ञान हमसे खो जाएगा। अब उदाहरण के लिए, क्या भगोरिया शब्द भीली से निकल जाए उनकी भाषा से, क्या केवल शब्द निकल जाएगा कि भगोरिया की पूरी परंपरा लुप्त हो जाएगी? तो इस तरह से हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शिक्षा से ही स्वास्थ्य है, शिक्षा से ही आजीविका है, शिक्षा से ही सांस्कृतिक विकास है, शिक्षा से ही सामाजिक उत्थान है। तो हम शिक्षा पर उतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए? क्यों हम अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में कम से कम 90% लोगों को तो शिक्षित कर दिए होते? कितनी पीढ़ियां, 75 साल का जो आदमी है उसको तो कम से कम शिक्षित हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी आप गांव में चले जाइए तो जो बुजुर्ग हैं वो अपनी बोली के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। तो उनको क्या मालूम कि विकास क्या होता है और उसका रास्ता किधर से आता है और हमको कहाँ जाना है? उन्हें क्या मालूम कि मुख्य धारा कहाँ प्रवाहित होती है और उसमें हमको जाके मिलना है? तो मुख्य धारा पर वो में तभी शामिल हो जाएंगे, हम मुख्य धारा तक लाने में तभी कामयाब हो सकेंगे उनको, जबकि शिक्षा उनके पास होगी। वो अपना भला बुरा समझने की स्थिति में होंगे, उनको कोई बरगला नहीं सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी किसी भी तरह का क्रांतिकारी दल हो या कोई भी हो, उनको बरगला नहीं सकेगा। और वो अपना भला बुरा समझेंगे और चीजों को अपने तर्क के आधार पर उसको परखने की समझ उनमें विकसित होगी। तब उनके पास स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, तब उनके पास आजीविका की समस्या नहीं होगी, तब उनके पास ये जो अपराधों की बात हो रही थी उसकी समझ होगी। भैया ये अपराध करेंगे तो कानून भी है, क्योंकि पहले तो उनके पास कोई कानून नहीं था, कोई डर नहीं था, सारे कानून उनकी पंचायतों के में निहित थे। लेकिन अब तो कानून भी है, तो उनसे डरेगा कब? आदमी तब डरता है जब उसे ज्ञान होता है। बच्चा सांप आग में हाथ डालने से या सांप को पकड़ने से नहीं डरता, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे या सांप को पकड़ेंगे तो डस लेगा। अज्ञान जब तक है तब तक कोई भय नहीं है, किसी भी चीज से भय नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ज्ञान का प्रकाश उन तक ले जाना पड़ेगा, तब उनकी जीवन शैली में भी अपेक्षित बदलाव होगा जिसको वो ठीक समझेंगे। वो अपने सकारात्मक मूल्यों को आगे भी ले जा सकेंगे, क्योंकि वो ये समझ सकेंगे कि ये हमारे जो परंपरा से ये जो मूल्य चले आ रहे हैं ये समाज के लिए बहुत मूल्यवान है, हमें इसे आगे ले जाना है। और जो नकारात्मक चीजें हैं, जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, उनको तभी परख सकेंगे जब उनके पास शिक्षा होगी।
तो मेरा तो मानना ये है इतने वर्षों के अनुभव के बाद कि जब तक शिक्षा, आज भी बस्तर में जब जाता हूँ तो वही वातावरण देखता हूँ। आज भी मैं डिंडोरी के सुदूर क्षेत्र में जाता हूँ तो वही वातावरण देखता हूँ। तो शिक्षा कब पहुंचेगी? केवल कुछ लोगों तक पहुंचने से हम उस पे उसका ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि हमने पूरा बदल दिया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, और जब तक हम शिक्षा के में एकाग्र होकर उस पर काम नहीं करेंगे और उसमें ईमानदार नहीं होंगे, सबसे पहले तो ईमानदार नागरिक बनने की कोशिश हमारी हो, तब हम उनको सिखा पाएंगे कि क्या भला है और क्या बुरा है। तो आज ये बहुत अच्छी चर्चा हो रही है। तो समय चूंकि बहुत कम है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। पयोधी जी, आपके कुछ विषयों पर हमने काम किया है, तो अभी उसमें लास्ट में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ सार्थक भविष्य की योजनाओं पर भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते चीजों को। बिल्कुल अभी प्रोफेसर मकवाना को सुन के हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे जी, और अपने सारे प्रतिभागियों से भी और कुछ योजना बनाएंगे। बिल्कुल जरूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब मैं हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर रमेश मकवाना सर से निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि वक्तव्य के लिए। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम को वंदन, प्रणाम और बहुत बहुत बधाई कि मैडम फॉर्मर वाइस चांसलर होने के बाद भी भारतीय समाज का जो एक महत्वपूर्ण समुदाय है, आदिवासी समुदाय, उनके बारे में आज डिस्कशन करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया। तो सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, वंदन एवं शुभेच्छा कि एक आज के जो अति इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपने वेबिनार का आयोजन किया। साथ में मेरे साथी वक्ता प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर ने भी बहुत गहराई से अपनी बात रखी। सीमा मैडम ने भी अपने फील्ड के जो एक्सपीरियंस थे उनको प्रस्तुत करने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की। साथ में जो अंत में अभी लक्ष्मी नारायण सर ने भी अपने काफी ऑब्जर्वेशन और इवोल्यूशन प्रस्तुत करने की कोशिश की। और वाकई में दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है, आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास, वो अति सटीक और महत्वपूर्ण है। और आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है, तो पूरे देश के आदिवासी भाई बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सब और आप सब साथ मिलकर आपके जो प्रश्न है, आपकी जो समस्या है, उनके समाधान कैसे मिले, उन पर हम आज चिंतन करेंगे और उनके समाधान के प्रयास करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आज तक 75 ईयर के बाद आदिवासी समाज के लिए हमने क्या क्या किया और बाद में उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उन पर मुझे लगता है कि आज मैं अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। जब हम भारतीय समाज में आदिवासी समाज की बात करते हैं तो क्यों आदिवासी समाज की बात करनी चाहिए? क्योंकि हमारी जनसंख्या पर हम दृष्टिपात हो तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 2011 की जनसंख्या के तहत 8.6% हमारे आदिवासी भाई बहन की जनसंख्या है। और भारत के
700 अधिसूचित आदिवासी जिले हैं। इसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा भील जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आते हैं गोंड और बाद में संथाल, उराव, मिनस, बोडो और मुंडो का समावेश होता है। राज्यों की दृष्टि से हम जनसंख्या देखें तो मध्य प्रदेश का नंबर 1 है, जो 14% आबादी आदिवासी समाज की है। बाद में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात का नंबर आता है। हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति का अनुपात 11.3% है, जो कि वह शहरी क्षेत्र में 2.8% है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मध्य भारत में 75% जनसंख्या निवास करती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसमें केवल 12% जनजाति निवास करती है। जनजाति समाज को हम भौगोलिक विवरण में देखें तो 2 प्रमुख विवरण सोशल साइंस में उपलब्ध है और सबसे ज्यादा डिस्कशन उनकी लोग करते हैं। जिसमें एक है बीएस गुहा का। वो कहते हैं कि भारत के आदिवासी समाज मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में निवास करते हैं: उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। और वेरियर एल्विन कहते हैं कि भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से हम आदिवासियों की श्रेणियों को देखते हैं तो 4 क्षेत्र में विभाजित है। भारत के जो प्रख्यात समाजशास्त्री है प्रोफेसर जीएस पुरी है, उन्होंने जनजाति विकास को देखने के लिए कहा कि जनजाति समाज को विकास के प्रवाह से जोड़कर देखना चाहिए, जो कि एल्विन का मत था कि उनको अलगता की दृष्टि से देखना चाहिए। वैसे तो हम देखें तो भारतीय समाज में आदिवासी समाज को समझने के लिए बहुत काफी गहन अध्ययन हमारे समाज वैज्ञानिक, जीवन शास्त्री और समाज शास्त्रियों ने किया है। इसमें वेरियन एल्विन का नाम है, एलपी विद्यार्थी का नाम है, सुरजीत सिन्हा का नाम है, रॉय बर्मन का नाम है, मेलिनोवस्की की बात करते हैं हम, एलपी विद्यार्थी की बात करते हैं, और अंत में आज जो भारत में सबसे ज्यादा डिस्कशन होती है, जो प्रोफेसर विर्जिनियस खाखा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर है, और उन्होंने आदिवासी को एक न्यू फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। जब हम आदिवासी समाज की नीति के बारे में बात करें तो दोस्तों हम सबको पता है कि सबसे पहला आयोग भारत में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था और उनका प्रमुख काम था कि हमारे देश में जो जनजातियां है उनको परिभाषित करें। तो बाद में एल्विन कमेटी बनी, इसके बाद ढेबर आयोग की बात आई, बाद में लोकू समिति की बात आई, शिलू समिति बनी, और ये सब ने आदिवासी समाज के जो प्रमुख डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनके कल्याण के इश्यू है, उन पर गहराई से नीति बनाने की कोशिश की। और 1970 में ट्राइबल सब प्लान करके एक पॉलिसी हमारे सामने आई, जो पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था कि हमारे देश में जो आदिवासी समाज निवास करते हैं उनको हमें सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य दृष्टि से विकास करना है। तो उनके लिए सबसे पहले हमारे देश में ट्राइबल सब प्लान, जिसको हम शॉर्ट में टीएसपी कहते हैं, 22 राज्य और 2 केंद्र शासित क्षेत्र में उनका प्रारंभ हुआ। प्रारंभ के तहत इसमें 5 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि जनजातीय लोगों की आवश्यकता को जानना और उनकी समस्या को पहचानना। दूसरा था उनके विकास के लिए
एक नीतिगत ढांचा तैयार करना, और तीसरा था उनके लिए विभागवार योजना तैयार करना, चौथा था प्रशासनिक कार्य प्रणाली तैयार करना, और पांचवा था उन पर निगरानी रखना और उनका मूल्यांकन करना। मतलब कि टीएसपी का प्रमुख उद्देश्य था कि जनजाति समाज का सामाजिक आर्थिक विकास करना और उनको विभिन्न प्रकार के शोषण से मुक्त करना, कैसे बचाना, उन पर कष्ट करना। तो हम देखें कि ये सब 1972 और उसके बाद ये सब हुआ, तो आज आदिवासी समाज खासकर शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है? तो दोस्तों देखे और भारत सरकार के स्टैटिस्टिक देखे तो इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो नामांकन के लिए अभियान चलाए जाते हैं हर स्टेट में, इसमें सरकार को एक अच्छी सफलता मिली। दूसरी बात है कि जो साक्षरता जिले है पूरे देश में, इसमें खासकर जनजातीय जिले पर खास फोकस करने की कोशिश की। तो क्या किया कि जहां सबसे ज्यादा चिंता का विषय है खासकर साक्षरता की बात क्षेत्र में, इसमें आवासीय स्कूल डेवलप करना, खासकर गवर्नमेंट हॉस्टल डेवलप करना, मतलब कि छात्रावासों की स्थापना करना, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, मतलब कि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कुछ बेसिक फैसिलिटी चाहिए, रहने की फैसिलिटी हो, प्रशिक्षण की फैसिलिटी हो, छात्रवृत्ति की फैसिलिटी हो, वो अर्पण करना है। साथ में आदिवासी समाज केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, पायलट के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, इसके लिए भी गवर्नमेंट की ओर से प्रावधान किया गया। तो कुल मिलाकर हम देखें तो 1961 में जनजाति समाज में 10% साक्षरता थी। 1991 में देखें तो 30% साक्षरता थी, और 2011 में हम देखें तो हमें खुशी होगी, और वो है 59.9% साक्षरता बढ़ी। मतलब कि आज हमारे देश में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। इसमें 4000 स्टाफ काम कर रहे हैं और 1,05,000 स्टूडेंट इसमें शिक्षा ले रहे हैं, और 30 लाख स्टूडेंट ने प्री मैट्रिक से लेके एमफिल, पीएचडी और एब्रॉड जाने के लिए जो फेलोशिप मिलती है वो भी प्राप्त की है। और केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, शिक्षा में खासकर इंजीनियर का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, तकनीकी का फील्ड हो एवं सैनिक का फील्ड हो, सब में उन्होंने प्रवेश किया। अतः आज हम देख सकते हैं कि आज हमारे आदिवासी भाई बहन नर्स से लेकर डॉक्टर तक की मंजिल प्राप्त की है। क्लिनिक से लेकर डॉक्टर तक हमारे आदिवासी भाई बहन पूरे देश में पहुंचे। शिक्षा की बात करें तो हम शिक्षक से लेकर सीएम तक हमारे आदिवासी भाई बहन ने मंजिल हासिल की है। सरपंच से लेकर सीएम तक, राष्ट्रपति तक विकास की जो गति है वो प्राप्त की है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे ही दूसरा क्षेत्र है कृषि का। हम जनजाति समाज की कृषि के क्षेत्र में बात करें तो गवर्नमेंट की काफी योजनाएं उपलब्ध है, जैसे कि भूमि सुधार की हो, लघु सिंचाई की हो, उन्नत बीजों की आपूर्ति हो, भेड़ पालन हो, कुटीर उद्योग केंद्र की स्थापना की बात हो, बांस की बनावट की बात हो, या ऐसे कई उत्पादन के लिए या तो गृह उद्योग के लिए प्रशिक्षण की बात हो, तो वो जिले तक और हर स्टेट में एक्टिव है। और इतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र में जो उत्पादन होते हैं, उत्पादनों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी गवर्नमेंट की ओर से जारी किया है, वो है 1800-180-1551। मतलब कि ई कॉमर्स का पोर्टल भी अभी प्रारंभ हो गया है। जो आदिवासी क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन वो एजेंसी के थ्रू
हमारे स्टेट मार्केट तक, हमारे नेशनल मार्केट तक ले जाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। साथ में मुर्गी पालन की जो योजनाएं है, मत्स्य पालन की हर स्टेट में स्कीम है, मधुमक्खी पालन की स्कीम है, और आदिवासी की जो अपनी हस्तकलाएं है उनके प्रशिक्षण की बात हो, उन पर उनको कुछ डेवलप करना हो, तो उनके लिए भी काफी प्रावधान है। और कृषि के क्षेत्र में वो लोग जो काम कर रहे हैं, इसी से उनको अच्छी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलता है। इसी तरह है हेल्थ का क्षेत्र। दोस्तों, जितनी तब्दील हुई है खासकर ट्राइबल कम्युनिटी पर, इसमें खासकर 3-4 प्रमुख रूप से ट्राइबल सोसाइटी के हेल्थ के इश्यू हमारे सामने आए। एक है सिकल सेल एनीमिया, मेरे पूर्व वक्ता ने भी ये बात प्रस्तुत की थी। दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है टीबी, और चौथा है मल न्यूट्रिशन। तो ये इश्यू गवर्नमेंट के ध्यान में भी है, और गवर्नमेंट ने उनके हेल्थ को सशक्त बनाने के लिए खास अभियान का भी प्रारंभ किया, जिसमें है मध्याह्न भोजन योजना, दूसरा है पूरक पोषण कार्यक्रम जिनको हम SNP बोलते हैं, तीसरा है गर्भवती महिलाओं के लिए खास व्यवस्था एवं स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया। और इसके लिए गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छी धनराशि का भी निर्धारण खासकर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। हेल्थ के क्षेत्र में जो मार्ग है वो पूरे देश में, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, पूरे देश के हर सोसाइटी के समाज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हेल्थ में खासकर कन्या भ्रूण हत्या की, जो माता के भ्रूण की हम हत्या की बात करते, तो आर्थिक क्षेत्र में लिंग अनुपात की हम बात देखें तो वहां 1000 पुरुष की तुलना में 1000 से भी ज्यादा महिलाओं की अनुपात है। तो एक गौरव की बात है। तो पिंक आदिवासी समाज है, और हम जो शहरी संस्कृत और सुसंस्कृत समाज कहते हैं, वो सबको आदिवासी समाज का वो लिंग अनुपात का मॉडल एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। तो हेल्थ के क्षेत्र में भी काफी प्रयास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों, आपने हमारे भारत सरकार के जो बजट है उनको देखा होगा, तो इसमें 4 लाख करोड़ की खासकर आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में खासकर बुनियादी ढांचे डेवलप करने के लिए प्रयास किया है। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो, इसी तहत खास प्रयास हो रहा है। और मुख्य रूप से हम देखें तो खासकर मार्ग का नवीनीकरण की बात हो, ऊर्जा की बात हो, डाक और परिवहन की बात हो, और दूरसंचार की बात हो, इस क्षेत्र में सरकार की नीति प्रमुख रूप से बहुत इफेक्टिव हो। और खासकर जनजाति क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से काफी प्रयास हो रहा है। इसमें खासकर उद्योग, खनन, सड़क और रेलवे, तो बुनियादी स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, हम सबको पता है कि आदिवासी समाज में श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा है। तो आदिवासी श्रमिकों के लिए भी हर स्टेट और भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफी योजनाएं कार्यरत है, जैसे कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु छात्रावास, दुर्घटना होने पर सहायता राशि में वृद्धि, चिकित्सा अनुदान राशि वृद्धि, निर्माण कार्य में जुड़े हुए श्रमिकों के लिए खास राशि की व्यवस्था उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी समाज के खासकर शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इसी दिशा में एक अच्छा प्रयास सरकार की योजनाओं के थ्रू हो रहा है। लेकिन आदिवासी समाज का हमें विकास करना है, उनके सामने काफी चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस को भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि जनजाति समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉप आउट रेट एक बहुत बड़ी चैलेंज है। उन पर शोध करने की आवश्यकता है, उन पर चिंतन करने की आवश्यकता है, उन पर हमें चिंता जताने की आवश्यकता है।
दूसरी एक बात अध्ययन से पता चला कि गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्यादातर टीचर, ज्यादातर शिक्षक मुख्य शहर में रहना चाहते हैं, आदिवासी विस्तार एवं दूर दराज के एरिया में तो नौकरी करना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात है रोजगार की समस्या। तीसरी बात है आदिवासी समाज प्रकृति के साथ जी रहे हैं, उनके जो प्रिजर्वेटिंग फॉरेस्ट है उनको हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। उनके एनवायरमेंट है, उनके ट्राइबल जो इकोसिस्टम है, उनको भी हमें एक संवर्धन करना पड़ेगा। उनको हमें एक नियंत्रित रूप से बचाने की आवश्यकता है। हेल्थ के क्षेत्र में 3 प्रमुख इश्यू हमारे सामने है। एक टीबी है, सिकल सेल एनीमिया है, मल न्यूट्रिशन है, और आदिवासी एरिया में जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ खासकर डॉक्टर कर्मियों की कमी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात की, तो ट्राइबल कम्युनिटी पर जितनी स्टडीज हुई, स्टडीज खासकर ये बात उभर कर सामने आई कि आदिवासी क्षेत्र में इंटरनेट की कमी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। इस दिशा में हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ट्राइबल समुदाय के बारे में, ट्राइबल समुदाय के डेवलपमेंट के लिए काफी योजनाएं है, लेकिन उनको समय पर धनराशि मिलना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली सरकार और इसके साथ जो सरकारी उनका जो एटीट्यूड है वो ज्यादातर स्टडीज में नेगेटिव दिखाई दे रहा है। उन पर हमें एक इफेक्टिव स्टेप लेने की आवश्यकता है कि हमारे जो सरकारी पूरा है, पूरी जो व्यवस्था है, उन पर हम अच्छी तरह से सोचे और इसमें जो हमारी कमियां है वो कमियां कैसे दूर हो वो भी हम समझने की कोशिश करें। ट्राइबल समुदाय में सीएम ने भी बताया कि क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल कम्युनिटी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद जनजाति समुदाय में एक माइग्रेशन की बहुत बड़ी समस्या है। तो इस सब चैलेंजेस को हम कैसे कम कर सके, इस समस्या का सुझाव क्या हो सकता है, तो मेरी दृष्टि से सबसे पहले तो हमें आदिवासी क्षेत्र में खासकर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आदिवासी एरिया में जो चीज बनती है, जिस चीज का उत्पादन होता है, उनको हम एक नेशनल मार्केट प्रोवाइड करें। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, ट्राइबल एरिया में रागी और नागली नाम के धान्य होते हैं। वो रागी में एज पर मेडिकल साइंस राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार 100 ग्राम रागी में 340 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो वो रागी बच्चे एवं गर्भवती माताओं के लिए उपयोगी है, शुगर लेवल कम करने के लिए उपयोगी है, वजन कम करने के लिए उपयोगी है, एवं एंटी एजिंग की समस्या से छुटकारा भी मिलता है। तो ऐसी नागली एवं रागी को हमारे नेशनल मार्केट में एक इम्पोर्टेंस मिले, उनको एक वैल्यू मिले, तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को एक अच्छा आर्थिक उपार्जन हो सकता है। दूसरा, हमें लघु उद्योग को बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। जैसे कि अगरबत्ती का उद्योग हो, कीस उद्योग हो, जैसे केरला और आसाम इसका बेस्ट मॉडल, पोल्ट्री फार्म का उद्योग हो, मधुमक्खी का उद्योग हो, एवं उनकी जो हस्तकलाएं है उनको बढ़ावा देने की अति आवश्यकता है। ये लघु उद्योग डेवलप करने के लिए जो मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में जो उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स मॉडल दिया है माइक्रो फाइनेंस का, वो माइक्रो फाइनेंस ट्राइबल समाज के लिए एक्सेप्ट करके मैं इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आर्थिक क्षेत्र में आदिवासी समुदाय काफी अध्ययन में पता चला जनजाति क्षेत्र में सैनिटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, हमारे देश में सैनिटेशन पर काम करने वाले काफी एनजीओ, जैसे कि एक दिल्ली में है सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, उनका
पूरे देश में और वर्ल्ड के कई कंट्रीज में बहुत अच्छा काम है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एवं एनजीओ ऐसी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेशन करके ट्राइबल एरिया में खासकर सैनिटेशन का इश्यू अच्छी तरह से सोल्व हो सकता है। दोस्तों, हम देखें कि ये जो पूरा ट्राइबल पॉलिसी, ट्राइबल डेवलपमेंट, नीति आयोग परियोजना, ये सब तो चलता है, लेकिन भारत सरकार अभी जो ट्राइबल पर खास योजनाएं बनती है उनका इवोल्यूशन कराने के लिए 3,911 प्रोजेक्ट अभी दिए हैं, जो भारत के विभिन्न स्कॉलर उन पर काम कर रहे हैं। 300 एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट अभी कार्यरत है। ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए 250 एनजीओ इस क्षेत्र में भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और केवल ट्राइबल समुदाय पर रिसर्च करने के लिए 27 रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खासकर जन समुदाय समाज के इश्यू का समाधान और उनकी प्रॉब्लम और उनका प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बजट का एलोकेशन भी है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से बजट भी दिया जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आदिवासी समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, खासकर समरस छात्रालय, रेसिडेंसी हॉस्टलों एवं गवर्नमेंट छात्रालयों को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सक एवं दवाइयां उपलब्ध हो, ये बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज हम विकास की दौड़ में जंगल और जमीन धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस दिशा में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करने की आवश्यकता है, जैसे कि हम फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज से जूझना न पड़े। इसीलिए हमें पर्यावरणीय समस्याओं का कैसा सामना करें, इनके लिए हमें आदिवासी समाज को रोल मॉडल के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जीवन प्रकृति प्रेमी होता है। उनका पूरा जीवन जल, जमीन और जंगल के साथ होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की हमें आवश्यकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि अगर हमें आदिवासी समाज को हमारी मुख्य धारा में लाना है और जो हमारा देश का विकसित भारत बनने का स्वप्न है, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हम साथ में रहकर केवल आदिवासी समाज पर आदिवासी लोग ही बोले, ऐसा नहीं, हमारे जैसे सब, जैसे कि आशा मैडम ने आज जो बीड़ा उठाया, इसी तरह से एक बहुत बड़ा मंच पर उनकी डिस्कशन हो, उन पर डिबेट हो, उनके जो प्रमुख इश्यू है, प्रमुख समस्या है, उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनके सॉल्यूशन कैसे हम निकालें, उन पर गहराई से हम सोचे, और यही हमारा जो रिपोर्ट हम गवर्नमेंट और नीति आयोग और भारत सरकार को सबमिट करें, तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज की मंजिल विकास की ओर हमें ले जानी है, और इसीलिए हमारा जो आज प्रयास है वो प्रयास सार्थक है। अंत में आज मुझे रिस्पेक्टेड प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम ने अपने ट्राइबल डेवलपमेंट पर 2 शब्द प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया, इसलिए मैं मैडम को वंदन करके बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रमेश मकवाना सर। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम से निवेदन करूंगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। मैडम, स्वागत है आपका। नमस्कार। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सोचने को मिला और आगे का रास्ता तय करने का मौका मिला। मैं बहुत गहराई से प्रोफेसर रमेश मकवाना, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पयोधी, प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर सीमा अलावा और रामशंकर विद्यार्थी के साथ साथ हमारे जो जितने ही बहुत ही योग्य और फील्ड में काम करने वाले प्रतिभागी हैं, जो लगातार अपने कमेंट्स को लिख रहे हैं,
उन सब के विचारों को समझते हुए 2-3 बातों को बुलेट पॉइंट्स में कहना चाहती हूँ समय सीमा की मर्यादा के साथ। पहली चीज, मुझे पुनः पुनः ये लगता है कि इस विषय को और बहुत गंभीरता से जानने और समझने की आवश्यकता है। इसलिए जनवरी में एक 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम इस पे किया जाएगा, जिसमें जो हमारे प्रतिभागी हैं और अन्य लोग भी जो जुड़ेंगे, वो सत्रवार अपने अनुभवों को अपने पर्चों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेंगे। पर्चों के माध्यम से इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि वो एक सिस्टमैटिक लेखन हो जाता है, जिसकी एक पूरी गंभीर अकादमिक जगत में स्वीकृति होती है। तो ये जो तिथि का निर्धारण है, मैं अपने सहयोगियों से और आज के विषय विशेषज्ञों और सबसे बातचीत करके सत्रों का निर्धारण करके जनवरी में मैं आपको सूचित करूंगी। और जितनी अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि लगभग जितने लोग जुड़े थे, 5-10 लोगों ने मुझसे, मतलब सोचिए जरा, निजी तौर पर अनुमति मांगी कि क्या मैं चला जाऊं, मेरे स्वास्थ्य की समस्या है, ये है वो है। वो लोग गए, लगभग सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं। ये उनकी उस विषय के प्रति गंभीरता को बहुत स्पष्ट करता है। एक तो ये बात। दूसरा विषय ये जो मैं डॉक्टर पयोधी आपसे ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल इलाकों में और अगर डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी सहमत होंगे तो इसकी व्यापकता दूसरी तरफ भी की जाएगी, उनके तरफ के जिलों में भी की जाएगी। एक बड़े प्रोजेक्ट की पृष्ठभूमि हम लोग पहले से ही पूर्व सुनिश्चित कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमें किन किन विषयों पर आंकड़े एकत्रित करने हैं, हमें क्या करना है, इसका हम आपसे भी चर्चा करेंगे। और प्रोफेसर मकवाना और कन्हैया त्रिपाठी जी, सीमा, आप सबसे भी हम निश्चित तौर पर बहुत चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये कि इसी विषय की गंभीरता को और गहराई से वैश्विक परिदृश्य में समझने के लिए आप सबको याद होगा, शायद मैंने जिक्र किया होगा, मैं दक्षिण अफ्रीका के कीनिया देश में थी और मैंने वहाँ की मसाई ट्राइबल पे उनकी रख रखाव, जीवन यापन सबको समझने के लिए उनके विलेज को का सर्वे किया और वहाँ पर सब अध्ययन किया। तो बड़ी बहुत लंबी सी बातें हैं, वो तो एक पूरे रिसर्च की बात को शेयर नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक चीज कि अगर कोई पुरुष किसी और स्त्री से दूसरा विवाह करना चाहता है तो उसे अपनी पहली स्त्री को सिर्फ 6 भैंसें दे देनी होती हैं। 6 भैंसें, मेरी समझ जितनी एज रिसर्चर आई वो ये आई कि ताकि उनके जीवन यापन का समुचित प्रबंधन चलता रहे, उनके जो दूध आएगा और मिल्क प्रोडक्ट से जो अन्य चीजें बनी रहेंगी, और वो दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन वही चीज स्त्रियों के लिए वहां नहीं थी। वहां के वस्त्र, वहां के आभूषण, वहां के नृत्य, लोक नृत्य, गायन, उनका रख रखाव, उनके घर के तरीके, क्योंकि वहां पे जंगली जानवर जल्दी से घरों में घुस जाते थे, तो उनके घर के दरवाजे का मुख्य द्वार इतना छोटा होता था कि एक सामान्य कदकाठी के व्यक्ति को भी बहुत ही झुक के जाना होता था। और चूंकि उनमें दरवाजे वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे कोई बड़े जानवर उसमें प्रवेश न कर जाएं, इसलिए उन्होंने ये अपना एक सुरक्षा का प्रबंधन बनाया हुआ था। औजार कैसे होते थे, किस तरीके से वो आग को जलाते थे, ये लंबा सा प्रोजेक्ट है, कभी इस पे बातचीत किया जाएगा। जब मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो मेरा पहला ही जो विमर्श था वो इसी पे था, आदिवासी समाज और उनकी जनजातीय परंपराओं पे। और उस समय से लेके आज तक ऐसा मुझे कोई व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन नजर नहीं आया जो आदिवासी समाज की जनजातीय परंपराओं का एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कहा जाए, या मेरी जानकारी में नहीं है कि जो एक व्यवस्थित है और जिसको एक सरकार स्तर पर भी जिसको पूरी मान्यता हो गई है। कुछ लोगों ने अपने अपने स्तर पे कुछ काम किए हैं, तो मुझे लगता है इन चीजों को जानने की जरूरत है। जैसे हमारे अभी कुछ बहुत ही विषय विशेषज्ञ कह रहे थे
कि उन्हें मुख्य धारा में क्या लाना है, उनसे पहले हमें बहुत कुछ सीखना है। हम उनसे सीखने के लिए इसलिए बहुत ज्यादा प्रस्तुत नहीं हो पाते क्योंकि हमारा समाज समाज व्यवस्था में रह रहा है या समुदाय व्यवस्था में रह रहा है, इस पर बार बार चिंतन की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम समुदाय व्यवस्था में हैं, इसीलिए हम अपने आप को किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति, किसी विशेष वर्ण और वर्ण के भी उपवर्ण और लिंग, स्त्री की पुरुष, गोरा और काला, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं और उस पे बहुत वजन देते हैं। आप बहुत सारे वैवाहिक जो विज्ञापन आते हैं उसको देख लीजिए, लगभग समस्त धर्मों के, समस्त जातियों के इस प्रकार के विज्ञापनों को देंगे और उसमें बड़ा सा आग्रह रहता है अपने ही कास्ट की बेटी को लाने में, और उसमें बड़ा ऊंचा और नीचा का मामला होता है। और ये विषय कहीं रोटी और बेटी से जुड़ जाता है, कहीं प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है, कहीं किसी चीज से जुड़ जाता है, कहीं युद्ध से जुड़ जाता है, कहीं कत्लेआम से जुड़ जाता है। ये वाला विषय है। तो हम समाज व्यवस्था में नहीं है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। और समाज व्यवस्था में आने के लिए इन लोगों को, जिनकी वो मुख्य धारा में बात कह रहे हैं कि उनको मुख्य धारा में लाने के प्रयास, तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो आज स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो कठिनाई है, वो इसलिए है कि हम मनुष्य के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये भाव ही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को दावे के साथ कहती हूं कि जिस जन्म पर आपका अधिकार नहीं था कि आप किस राष्ट्र में, किस परिवार में, किस धर्म में, किस वर्ण में, किस सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले परिस्थितियों के परिवार में पैदा होंगे, उस पर इतना अभिमान कि आप दूसरे मनुष्य को मनुष्य समझने को ही राजी नहीं। ठीक है, चलो मान लिया कि आप अपने धर्म पर गौरव करें, आप अपने वर्ण पर गौरव करें, जाति उपजाति पर गौरव करें, लेकिन दूसरे को कमतर समझें, ये कहां से जायज हो सकता? जब तक ये मनुष्यत्व की भावना, मनुष्य के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करने की भावना नहीं आएगी, तब तक कुछ बड़ा होगा और कुछ छोटा होगा। जब तक हम में ये अहंकार मजबूती से हमारे अंदर बैठा हुआ है कि अरे जी हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, इसका मतलब हमसे कुछ लोग नीचे हैं। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि हमसे नीचे हैं, तो हमारे अंदर मनुष्यता का आचरण उनके प्रति नहीं होता। कितनी भी नीतियां बन जाएं, अभी प्रोफेसर मकवाना ने कितनी लंबी सी सूचनाएं दी, कितने लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, उन तक वो चीजें क्यों नहीं पहुंचा रही है? लक्ष्मी नारायण पदोदी की वो पगडंडी सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? जल जंगल और जमीन को जीने वाला हमारे भोले भाले शबरी के राम, उनने तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम भेदभाव खूब करते हैं, बहुत। हाँ, उदाहरण दे देंगे बढ़िया बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम बढ़िया उदाहरण दे देंगे, मन से भी अच्छी प्रस्तुति कर देंगे, बातचीत में भी अच्छी कर देंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में भी कर देंगे अपने। लेकिन अंदरूनी तौर पर जब ऐसा कोई व्यक्तित्व तो हमारे घर आएगा, तो हमारे चाय पानी के बर्तन अलग हो जाते हैं, हमारे मन में वो सम्मान का भाव नहीं होता, उनके वो भोलापन नहीं होता। जब सीमा डायन महिलाओं पे काम कर रही थी, सोचिए मुख्य तौर पर सामाजिक आर्थिक स्थितियां नजर आई कि उन अकेली स्त्रियों को डायन बना दिया जाए ताकि वो अपने घर का हिस्सा बांट ना कर सके। कितनी बड़ी है, एक आध का आंकड़ा नहीं है। 36 महिलाएं अलीराजपुर में आइडेंटिफाई करी थी उन्होंने और उस पर काम किया था। एट्रोसिटी एक्ट में हम देखते हैं तो दो चीजें लगभग लगातार मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे विश्वविद्यालय में मैंने काम किया कि जिसमें इन चीजों की बहुतायत थी, जिन चीजों पे ज्यादा वजन था, ज्यादा महत्व था, उसकी संरचना ही इस प्रकार की थी। और चूंकि मेरा मनोभाव ऐसा था, तो उन चीजों पे काम करने में मुझे सुकून मिलता था कि मैं कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करने की दिशा में आगे चलने की कोशिश तो कर रही हूँ। लेकिन एट्रोसिटी एक्ट का जैसे ही कोई प्रकरण आता था तो उसमें दो प्रश्न होते थे, जिसको भी बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि वास्तव में क्या एट्रोसिटी का प्रकरण है जो वहां तक पहुंचा,
या वास्तव में उस जातिगत व्यवस्था के कारण वहां ले जाया गया? ये दोनों प्रश्नों से पूरे वक्त समाज जूझता है। किसी भी एक बार महिला दिवस के दिन हमको लोगों ने फोन किया कि आज 12 बजे के करीब स्कूटर और मोटरसाइकिल से रैली निकलेगी, फिर रात में एक मिडनाइट विशेष शो खोला जाएगा किसी सिनेमा हॉल में, हम सिनेमा देखेंगे कुछ 3-4 बजे तक और फिर अपने घर लौटेंगे। महिला सशक्तिकरण का ये कौन सा स्वरूप है? इससे हम कौन से सशक्त हो रहे थे? मेरा हमेशा उन विषयों मैं नहीं सोचती कि मेरी हमेशा सोच अंतिम सोच है, हो ही नहीं सकती, तो सीखना ही छोड़ देगा आदमी। लेकिन किसी भी विषय पर बात करने के पहले जब आप अपने आप को उस भूमिका में प्रस्तुत करो कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण होगा। उन लोगों का क्या है जो हमारे आदिवासी भाई हैं, बाय चांस वो ट्राइबल जिलों में पैदा हुए, उनके माता पिता ट्राइबल थे, तो उसमें उनकी क्या रोल है और हमारी क्या रोल है जो हम दूसरी जगह पे पैदा हो गए। तो जब तक मनुष्य का मनुष्य के साथ नाता नहीं है और जब तक इसकी सामाजिक स्वीकारोक्ति नहीं है तब तक इसका व्यवहार में निरूपण नहीं हो सकता। और हम इन योजनाओं का लाभ तब तक उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जब तक हम मानसिक तौर पर इन सब चीजों को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत नहीं है। तो इन्हीं सारे विषयों पर काम करने की निरंतर जरूरत है। हमारा काम है काम करना, गैर सारी संस्थाओं को भी बताना, सरकार को भी बताना। हम सरकार के नियंत्रण करने वाले लोग नहीं है, अपनी बात अपनी रिसर्च को पहुंचाने वाले लोग हैं। हम लोग एकेडमिशियंस हैं, हम लोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं। हम यथा स्थिति पहुंचाएंगे, वहां के जिम्मेदार लोग अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। मेरा आप सबसे कहना है कि अगर इस विषय पर विमर्श हो रहा है तो मतलब बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको चैलेंज किया जाना है। उनको चैलेंज करने के लिए नाराजगी की नहीं, सार्थक सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। और वो प्रयास हम आप तभी कर सकेंगे जब हम एक मनुष्य के तौर पर मानसिक धरातल पर और व्यवहार के स्तर पर प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर कुसुम कुमारी, डॉक्टर सुशीला गोयल, जयपाल जी, मैं लगातार देख रही थी बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस विषय पे लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं को देख रहे थे। दीपक तिवारी जी कह रहे थे, संतोष कुमार जी कह रहे थे, मैंने कहा साकेत ने बोला, है ना, और रितु जी जुड़ी हुई थी उनसे, पंकज चौधरी जी थे, रितु निर्गुड़े थी, जीवन कुमार शाह, और आप लोगों ने आनंद उदय और पंकज चौधरी जी और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज पे बहुत गंभीरता से अपनी बात को कहा, आक्रोश को भी रखा। मेरा उनसे ये भी कहना है, रवि थे हमारे साथ में, रवि कुमार थे, उन्होंने, संतोष कुमार जी थे, विनय पाठक जी थे हमारे साथ में, अनूप श्रीवास्तव थे, गिरधर शर्मा जी थे, संदीप त्रिपाठी जी ने कई बार अपनी प्रतिक्रियाओं को कहा है। आप सबकी प्रतिक्रियाएं जायज हैं, लेकिन समाधान क्या है? समाधान एकमात्र है, हमारे सामूहिक प्रयास और उनके लिए शिक्षा। उनके भोलेपन का लाभ कोई ना उठा पाए, इसकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद ज्ञापन करने से पूर्व मैं आप सभी के बीच एक सूचना और देना चाहता हूं कि आगामी हमारे कुछ राष्ट्रीय संगोष्ठियां और आयोजित हो रही हैं, जिसकी लिंक मैंने अभी इस चैट बॉक्स में डाली हुई है। तो आप उसमें भी प्रतिभागिता करने के लिए उसमें आप जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और जो शोधार्थी हैं, एकेडमिशियन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और
आपने पंजीयन किया है, इसकी सूचना हम आपको आपके ईमेल पर भी जरूर भेजेंगे। तो मैं आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में आशा पारस फॉर पीस एंड हार्मनी फाउंडेशन भारत और वेद फाउंडेशन भारत की तरफ से कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर रमेश मकवाना सर, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पयोधी सर और हमारे विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी सर और डॉक्टर सीमा अलावा मैडम। मैं आप सभी का दोनों संस्थाओं की तरफ से और हमारे प्रतिभागियों की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और स्वागत वक्तव्य, प्रस्तावना एवं संस्था परिचय के लिए आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमारे बीच शिक्षाविद, शोधार्थी, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि भी बीच में उपस्थित हुए हैं और मीडिया बंधुओं को भी मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मुलाकात करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहता हूं। सोनू यहाँ जुड़े हुए हैं, आप अपने क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार करें। ये पूरा कार्यक्रम YouTube पे होगा और जो ई सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास 10 दिन के भीतर पहुंच जाए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू मैम। सुंदर सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम नमस्ते मैडम। और नमस्ते। संस्थान को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। इतने सुंदर थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।